नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। दोस्तों, मिस फ्रेम में आप सबको देख रहे होंगे और जिस फ्रेम में एक एक फ्रेम में जो जो लोग बैठे हैं, इनके तारुफ में मैं क्या कहूँ, आप खुद ही जानते हैं। घर घर पहुंचे हुए हैं अपने किरदारों से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सर दे सर, खैर इस बार द क्रिएटर सृजनहार नए मिशन पे निकले हैं आप। मिशन हम आपके 15 सालों से देख रहे हैं, लेकिन ये मिशन क्या है और किस तरीके से आप इसको पूरा कर रहे हैं? मिशन मैं एक किरदार कर रहा हूँ ऑफ ए साइंटिस्ट डॉक्टर रे, जो फिल्म का मेन प्रोटैगनिस्ट है। कॉन्सेप्ट हमारे प्रोड्यूसर साहब का है, इन्होंने ही पूरा कंसीव किया है। इन्हीं की सोच है कि ऐसा कुछ होना चाहिए दुनिया में। हर जगह अनरेस्ट, मज़हब को लेके बहुत कहा सुनी होती है, लोगों में जो झगड़ा है इसका कारण क्या है और इसका पर्याय क्या हो सकता है। तो ये इन्होंने इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, नथिंग कंट्रोवर्शियल, कुछ अलग है। आप देखेंगे तो पता चलेगा फिर। जय सर, आपको दरवाजे तोड़ते हुए देखा है, लेकिन इस मूवी में बहुत हड्डियां भी तोड़ रहे हैं आप। तोड़ते हाँ, नहीं ज़्यादा तो नहीं, बट हाँ एक फाइट सीक्वेंस है इसमें जहाँ पे एकदम फ्रस्ट्रेट होके ही हैज़ टू फाइट। उसके अलावा पूरे फिल्म में यही दिखाया कि उसका जो मोटिव है, जो मिशन है, उसको कैसे एकम्प्लिश करना चाहता है और कैसे वो बच्चों के साथ मिलजुल कर अल्टीमेटली सक्सेस हासिल करता है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, आपके भी किरदार इतने बेहतरीन हम आपको देख चुके हैं। इस फिल्म में द क्रिएटर जो नाम है, क्या नई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं आप और क्या लेके आए हैं, और थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ। वैसे जैसे जिस तरह से आपने मुझे देखा अब तक की फिल्मों में और सीरीज़ में, तो ज़्यादातर डायरेक्टर्स ने मुझे नेगेटिव रोल के लिए ही चुना है और लोगों को पसंद भी आया है। शायद मेरा फेस और मेरा जो ऑरा और पर्सनालिटी जो है वो शायद नेगेटिव के लिए ज़्यादा सूटेबल है, जो लोगों को लगता है, मेरे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स को। और इसमें भी मुझे नेगेटिव रोल के लिए चुना गया, लेकिन इसमें बाकी जो अब तक के जो किरदार मैंने किए हैं उनसे थोड़ा सा ये अलग इसलिए बनता है कि ये नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म होता है। एक मोमेंट, एक सिचुएशन ऐसी आती है फिल्म में कि जो हमारे डॉक्टर रे हैं, दया सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया है, उस मिशन का धीरे धीरे पूरी दुनिया साथ देने लगती है। बहुत सारे सेक्टर्स उनके साथ जुड़ते हैं और एक पॉइंट पे आके मेरी फैमिली भी उनका साथ देने लगती है और मुझे रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे सब जब इनका साथ दे रहे हैं और एक अच्छाई की ओर ये जा रहा है मिशन, तो शायद मुझे भी इनका साथ देना चाहिए। तो वो जो किरदार है नेगेटिव से है, मेरा जो रोल है वो आलम डॉन है, जो मेन विलन है फिल्म का। वो एक पॉइंट पे आकर के नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, तो वो डबल शेड जो है कैरेक्टर के, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एक थोड़ा सा अलग करने का मौका मिलेगा। और जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है वो आपने जैसे दया सर ने बताया कि बहुत ही एक अच्छा मैसेज, जो हमारे गुरुजी का कॉन्सेप्ट है, वो खुद के विचार है, वो जो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं इस फिल्म के माध्यम से। तो एक हटके एक अलग स्टोरी है, मुझे अच्छा लगा, तो मैंने इसलिए हाँ किया और बाकी कैरेक्टर से थोड़ा सा अलग है। लेकिन सर, विलन की मुझे लगता है परिभाषा भी बदली है। विलन आर द न्यू हीरोज, और अब विलन वाला कुछ ऐसा रह नहीं गया। दे आर द हीरोज ऑफ द फिल्म जी। और जिस तरीके से विलन आज विलन हम देख रहे हैं, पहले हमने देखा मोगैम्बो देखा, हमने शाकाल देखा, तो आपको लग रहा है कि ये विलन की जो परिभाषा है अब बदली है? नहीं, विलन हमेशा से ही फिल्म में, जैसे अमरीश पुरी साहब को हम देखते आए, विलन का जो है वो एक अलग ही इम्पैक्ट हमेशा से रहा है और बिना विलन के तो फिल्म अधूरी रहती है, ये आप जानते भी हैं। तो और एज एन एक्टर मेरे लिए ऐसी कोई वो नहीं है कि कोई एक लिमिट नहीं है कि मैं खाली विलन का ही रोल करूं। डिफरेंट शेड्स में कैरेक्टर, अलग अलग वेरिएशन में रोल जो है वो मुझे करना अच्छा लगता है और वही मेरी विश है। अच्छा राज जी, हम जिस तरीके से मज़हब की बात कर रहे थे दिया सब, तो इसमें एक मैसेज भी स्ट्रॉन्ग आएगा कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, तो फिर वो कौन लोग हैं जो बैर कराते हैं, और क्या मैसेज ये फिल्म देगी जब सिनेमा में हम देखेंगे, ऑडियंस आएगी, क्या मैसेज लेके जाएगी? पूरी दुनिया के अंदर हम देखते हैं तो अलग अलग क्यों लग रहा है, और जिस तरह से इंसान नफरत हो रही है तो उसकी वजह क्या है जी? तो ये मज़हब, धर्म, जात भात ही लग रही है मुझे। तो मैंने सोचा कि एक दुनिया में अगर ये मज़हब, धर्म, जात भात न हो, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। एक सोच मैंने शुरू की, तो अंदर से एक अच्छी आवाज़ मिली कि दुनिया में कहीं मज़हब, धर्म, जात भात है नहीं, ये इंसानों की बनाई हुई रचना है। अगर आप उसको ख़त्म कर दो और एक विश्व, एक धर्म बन सकता है। कल्पना तो है लेकिन हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर दो लोग हैं, एक मज़हब को मानने वाला और एक सत्य को मानने वाला। पूरी दुनिया में दो पार्टी, कहीं भी जाओ। तो जैसे दो दुनिया बन जाए
तो दो दुनिया में से एक अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, एक बुरे लोग भी मिल जाएंगे। तो ये मजहब को प्रचार करने वाले दो लोग हैं हमारी मूवी में, हमने दिखाया है। एक धर्म गुरु पे बहुत डिपेंड है ये सारी चीज़, और पॉलिटिशियन, ये दो ही लोग ऐसे हैं जो पूरी दुनिया को गुमराह कर रहे हैं। आपस में लड़ाना, बैर, ये इसी तरह की बात बताना अपनी कुर्सी के लिए, सारी चीज़ जो कर रहे हैं पॉलिटिशियन है। और धर्मगुरु जो है, उन्होंने जो पढ़ा है, सीखा है, जाना है, वही बात करते हैं। और मैं जानता हूँ कि मुझे सत्य लगा कि भाई आध्यात्मिक में 10 साल से जुड़ा हूँ, मैंने सारी चीज़ पढ़ ली है, कुरान पढ़ा, बाइबल पढ़ा, वेद पढ़े, शस्त्र दर्शन, 18 पुराण, ये सारी चीज़ को पढ़कर मैंने एक ऐसा फील हुआ कि इसमें से सत्य कुछ और है। तो दुनिया भी जानती है इंसानियत के अलावा दूसरा कुछ है नहीं, एक कर्म भी अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ हमारी बनाई जो रचना है, ये इंसानियत की बनाई रचना में और कुदरत की बनाई रचना में बहुत डिफरेंस है। कुदरत की बनाई रचना में कहीं मज़हब नहीं है। आप देख लो, हमने मंदिर मस्जिद बनाया, वहाँ पर हम पूजा पाठ करेंगे, उसको आरती नहीं करने देंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हम पृथ्वी पे ज़मीन पर कहीं भी चले गए तो पृथ्वी ज़मीन नहीं कहेगी कुदरत की बनाई रचना, कि भाई यहाँ ये धर्म को हम नहीं चलने देंगे। तो ये सारी बातों हमको ऐसी एहसास हुआ, तो उसके बाद हमने सोचा कि धर्म को ख़त्म करना ही चाहिए। और आज जिस तरह का माहौल है देश और दुनिया में, मजहब की वजह से इंसान नफरत होती है, तो इंसानियत को बहुत भुगतना पड़ा है। तो हम कैसे ख़त्म करें, तो उस मिशन लेकर मैं निकला हूँ। इसमें एक मेरा अलग सा थीम है, आप देखेंगे तो मैंने दुनिया को प्रूव करने की कोशिश की है कि कहीं भी मज़हब तो नहीं है, लेकिन साथ में हम दुनिया बदल भी सकते हैं अगर बदलना चाहे तो। ये थीम मैं सीक्रेट है, बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको मूवी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, अगर मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो लॉकेट आपने पहना है, शायद ये भी फिल्म में एक सीन में दया सर ने यूज़ किया। ये मैसेज ही है सारे धर्मों को। ये लॉकेट अपने आप में मैसेज है। यस सर, बिल्कुल धर्मों को एक साथ लाया है। दया सर, अभी हम देखते हैं कि जब भी किसी से कोई बात निकलवानी है या क्रिमिनल से, तो अभी कहते हैं कि ब्रेन मैपिंग टेस्ट है, ये है, लेकिन आपका जो हाथ का एक थप्पड़ है वो सब कुछ निकलवा देता है। तो इतनी फाइट करने की जरूरत क्या, आप एक लगाइए सब कुछ बाहर है। हाँ, मतलब वैसे थर्ड डिग्री अलाउड नहीं है कानून के हिसाब से, बट ये हमेशा चलता आया है, पहले भी, अभी भी और आगे भी यही काम आएगा, क्योंकि फिजिकल टॉर्चर से ज़्यादा मेरे अंदाज से ब्रूटल कुछ हो नहीं सकता। उसके अलावा ब्रेन मैपिंग करिए या पॉलीग्राफी जो टेस्ट बोलते हैं, वो काफ़ी जगह पे कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, या यू नो, बट सच उसमें भी अगर थोड़ा फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे होता है तो सच बोल रहा है नहीं बोल रहा है पता नहीं चलता। बट एक थर्ड डिग्री है, मेरे अंदर से काफ़ी बार काम आता है। और ये हम लोग मतलब ज़्यादा टॉर्चर दिखा नहीं सकते, तो एक झापड़ में उसको ख़त्म कर देते हैं कि भाई उसने कन्फेस कर दिया। अच्छा दे सर, क्योंकि जब आप इतने सालों तक इतना बेहतरीन किरदार निभाते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इमेज इशू जो आपका पीछा करता है, क्योंकि आप एक छवि में बन जाते हैं, दया CID, और अभी आपको से वही देख रहे दरवाजा तोड़ते हुए, थप्पड़ मार के क्रिमिनल से बाहर निकलवा, तो आपको लगता है एक इमेज इशू हो जाता है और उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी स्टार। इमेज, हाँ, इमेज इशू तो होता है, नो डाउट। इतने साल 21 ईयर्स CID करने के बाद आज भी वो रिपीट एपिसोड्स दिखाते हैं, तो कहीं भी जाओ तो लोग ऐसे मिलते हैं एज इफ अब जस्ट टीवी से देख के वो मुझसे मिल रहे हैं, जबकि शो को ख़त्म हुए भी 4 साल हो गए। तो इस इमेज को ब्रेक करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। जब इवन गुरुजी जब मेरे से अप्रोच करने आए थे इस रोल के लिए, गुरुजी ने काफ़ी आर्टिस्टों से बात की थी, काफ़ी एक्टर्स से बात हुई थी, बट अल्टीमेटली जब मेरे से बात हुई तो मैंने पहले इनसे यही पूछा था कि मेरा ये जो दया का जो इमेज है काफ़ी स्ट्रांग है, तो आपका ये जो डॉक्टर रे जो है इस पर कैसे फिट बैठेगा। तो हमारे जो डायरेक्टर साहब थे प्रवीण हिंगोनिया जी, उन्होंने बोला वी डोंट केयर अबाउट दिस, वो लुक वुक चेंज करेंगे, थोड़ा मैनरिज्म चेंज करेंगे। और जब मैंने पूरा बाउंड स्क्रिप्ट पढ़ा तो आई थॉट मे बी आई कैन परफॉर्म टू द कैरेक्टर्स, जो डिमांड है वो मैं कर सकता हूँ। अब कितना मैं ब्रेक कर पाया हूँ वो तो फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा। और इवन मैंने भी काम करके दया सर के साथ ये फील किया है कि इन्होंने उस इमेज को ब्रेक किया है फिल्म में। डॉक्टर रे का जो किरदार इन्होंने किया वो बिल्कुल अलग है अब तक के सारे रोल्स जो इन्होंने किए। सर, लंबे बाल, जिस ड्रेसिंग पर्सनैलिटी से आप वॉक कर रहे हैं, आपकी वॉक, अगर मैं कहूँ दया सर अगर डिफाइन करें डॉक्टर रे को, तो कैसे करेंगे? डॉक्टर रे बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है, इज़ अ साइंटिस्ट जो हिंदुस्तान से गया है अमेरिका में, नासा में वो काम कर रहा है, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी फैमिली वहाँ पर है। बट कुछ कारणवश कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं उनकी फैमिली के साथ, जिसकी वजह से वो एक पागलपन के दौर पे, यानी इस दुनिया से चले गए, फिजिकली अलाइव बट ब्रेन डेड है, वो इस दुनिया में है नहीं, कुछ किसी चीज़ की सुध बुध नहीं है उसे। तो
दैट इज़ द रीज़न कि वो इतने बाल वाल बड़ा एकदम अनकेप्ट माहौल में वहाँ पे रह रहा है. बट यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट हिम बिकॉज एक इंडियन नासा में इतना बड़ा साइंटिस्ट बना हुआ है, तो दे वांटेड डॉक्टर रे टू कम टू इंडिया और कुछ लेक्चर्स दें यहाँ पे, डिस्कोर्स अपने स्टूडेंट्स को कुछ सुनाएं वो. तो ये लोग कॉन्टैक्ट कर रहे हैं उनसे, बट वो परपेचुअली उसको निगलेक्ट कर रहे हैं. बट एक जब काफ़ी बार अटेम्प्ट किया है सुसाइड करने का, तो इस बार जो वो फाइनल अटेम्प्ट करते हैं उसके बाद कहीं हॉस्पिटल में पड़े पड़े किसी संत महात्मा, कोई ज्ञानी आदमी डिस्कोर्स दे रहा है, वो कुछ अपना प्रवचन दे रहा है, तो प्रवचन सुन के वो प्रभावित होता है, उनसे जाके मिलता है और वो कुछ ऐसा ब्रह्म ज्ञान देते हैं कि भाई ऐसा कुछ करना है और यू हैव द पावर. तो वो दुनिया को चेंज करने के लिए निकल पड़ता है. तो दैट इज़ हाउ ही कम्स बैक टू इंडिया. तो दिस इज़ द जिस्ट ऑफ इट. और आगे जो करता है वो तो फिल्म में आपको. हाँ देखिए शादी सर, क्योंकि मिर्ज़ापुर की जब बात होती है तो मकबूल की बात होती है. मकबूल वो किरदार जो मुझे लगता है कि हर जहन में हर जुबान पर है, लेकिन उसके लिए आप तैयार नहीं थे और आपके जो सेकंड डायरेक्टर गुरमीत जी ने आपको उस चीज़ के लिए रेडी किया, तो आपको लगता है कि या वो उस मकबूल को लाने वाले और उस मकबूल को जीने वाले आज शाजी जो हमारे सामने बैठे हैं, उस किरदार जो एक अमर हो गया किरदार. अभी एक्चुअली जैसे अभी आपने दया सर से पूछा था कि बहुत जल्दी इस इंडस्ट्री में इमेज बहुत जल्दी बन जाती है, उस चीज़ से मैं भी एग्री हूँ कि बहुत जल्दी इमेज बन जाती है. और आप अगर एक ही जैसे कैरेक्टर 2-4 फिल्मों में या सीरीज़ में या टीवी में अगर आप करते हैं तो फिर आपको वैसे ही लोग सब देखते हैं कि यार इंस्पेक्टर बनता है, ये तो इंस्पेक्टर अच्छा लग रहा है, उसको इंस्पेक्टर के लिए बुला लो. ये किसी का राइट हैंड है तो उसको राइट हैंड के लिए बुला लो. ये किसी का लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के लिए बुला लो. तो वो इमेज बहुत जल्दी बन जाती है. और मैं इस तरह के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाले कैरेक्टर कई फिल्मों में पहले कर चुका. सौरभ शुक्ला बॉडीगार्ड, मनोज वाजपेयी जी, पीके में सौरभ शुक्ला जी के बॉडीगार्ड में बना, उस पीके में. फिर मनोज वाजपेयी का तेवर में किया. फिर सिंह साहब द ग्रेट में प्रकाश झा के साथ किया वही कैरेक्टर जी. मोहनजोदारो में कबीर बेदी के साथ किया. जबकि इससे पहले एक फिल्म थी, मेरी सबसे पहली फिल्म थी जोधा अकबर, बड़ी फिल्म. उसमें मेरा बहुत बड़ा कैरेक्टर था आदम खान, जो बिल्कुल अकबर का बड़ा भाई होता है, सौतेला भाई होता है, इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था. तो उसके बाद मुझे ऐसा शायद नहीं मिलना चाहिए था राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का. और मेरा टारगेट ये था कि मुझे जो कुछ करना है वो बड़ी फिल्मों में करना, चाहे छोटे रोल ही करूं. और बहुत सारे ऐसे स्टार्स थे जिनके साथ काम करना मेरा ड्रीम था, जैसे आमिर सर हैं, ऋतिक सर हैं, शाहरुख सर हैं. तो उनकी वजह से, और बड़े कैंप में जाना था मुझे, बड़े डायरेक्टर्स के साथ काम करना था, तो उस वजह से मैंने बहुत छोटे छोटे रोल स्वीकार किए. बट मिर्ज़ापुर आने तक फिर ये हो गया था कि यार मैं अभी थोड़ा सा इस जो इमेज जो मेरी इमेज बनी है उसको थोड़ा सा ब्रेक करूँगा मैं. तो गुरमीत सर जो हैं वो जोधा अकबर में चीफ एडी थे हमारे. तो गुरु सर जब आए थे पहली बार, जब उन्होंने मिर्ज़ापुर ज्वाइन किया था, तो उसमें वो सेकंड डायरेक्टर थे पहले, लेकिन बाद में वो फर्स्ट ही हो गए थे, क्योंकि जो फर्स्ट डायरेक्टर थे उनको कोई दूसरा प्रोजेक्ट मिल गया था सेम कंपनी में. तो फिर गुरु सर के साथ ही हम लोगों ने पूरी सीरीज़ की, फर्स्ट और सेकंड दोनों सीज़न. तो जब मुझे वहाँ से फ़ोन आया एक्सेल एंटरटेनमेंट से, फरहान अख्तर प्रोडक्शन से, कि इस तरह से एक हम वेब सीरीज़ बना रहे हैं. वेब सीरीज़ का तब बहुत ज़्यादा चलन भी नहीं था, इतना सब लोगों को उसके बारे में तब पता नहीं था. और जब मैंने अपने कैरेक्टर के बारे में पूछा कि मैं क्या किरदार उसमें कर रहा हूँ, तो मुझे सबसे पहले यही बोला कि एक कैरेक्टर है कालीन भैया, उनके राइट हैंड है. मुझे ये भी नहीं मालूम था कि कालीन भैया पंकज सर कर रहे हैं. तो पंकज सर का मैं वैसे भी फ़ैन हूँ पहले से ही. तो मेरी इच्छा तो थी कि उनके साथ काम करूं, लेकिन मैं राइट हैंड क्यों बनूं किसी भी कैरेक्टर सीरीज़ या फिल्म में. तो मैंने उनको फटाक से मना किया. मैंने कहा मैं राइट हैंड नहीं बनूंगा किसी का भी, चाहे कोई भी हो. तो बोला, फिर उन्होंने बोला ऐसा क्यों. मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत सारे रोल कर लिए ऐसे, तो मैं कुछ अलग करूँगा. फिर मैंने मना कर दिया. फिर मेरे पास गुरु सर का फ़ोन आया, गुरमीत सर का, कि शाजी क्या हुआ. मैंने कहा सर मैं वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला रोल नहीं करूँगा. बोला तुम एक बार दोबारा आओ ऑफिस मेरे पास, मुझे बैठना है तुम्हारे साथ. तो मैं उनके पास दोबारा गया. मैंने कहा चलो सुनता हूँ. फिर उन्होंने मुझे समझाया कि ये एक बार के लिए आप कह सकते हो कि राइट हैंड है, लेकिन राइट हैंड से बढ़कर बहुत कुछ है इस कैरेक्टर में. एक इंडिविजुअल कैरेक्टर है, और मेरे कहने से लास्ट बार इस कैरेक्टर को आप कर लो, ये रोल आप कर लो, ये किरदार आप कर लो, मेरे पे ट्रस्ट रखो. मैं कह रहा हूँ आप ये कैरेक्टर मतलब आपके ही लिए ही बना है, आप ही कर सकते हो इस कैरेक्टर को, और ये मतलब अमेजिंग है कैरेक्टर, आप मेरे कहने पे कर लो. तो फिर मैंने बड़ी मुश्किल से उनके साथ 2-3 मेरी मीटिंग हुई ही. फिर कुछ कमर्शियली कुछ बातें हुई, तब भी मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा सर, वो राइट हैंड लेफ्ट हैंड वाला ही चीज़ें हो रही है मेरे साथ सारी. बोला मेरे कहने से आँख बंद करके कर लो, तुम जो कहोगे मैं करवा दूँगा. ऐसे करके मैं उसके लिए तैयार हुआ. फिर सेट पर चला गया शूटिंग करने. तो फिर अब
कहीं ना कहीं तो मेरे मन में आता ही था कि वाकई मुझे राइट हैंड ही बना दिया, मुझे डायलॉग्स कम दे रहे हैं, कुछ ऐसा लग रहा था कि फालतू में मुझे फ्रेम में खड़ा किया हुआ है। फिर जो है गुरमीत सर है वो ऐसे समझाते थे कि जो मकबूल जो है हमारी मिर्ज़ापुर का संजय है, जैसे आपने महाभारत देखी है, बोला मैंने कहा महाभारत मैंने देखी है, जो महाभारत में संजय का कैरेक्टर है वो हमारा मकबूल है कि पूरा महाभारत खड़े खड़े देख रहा है और आके धृतराष्ट्र को बताता है कि ये हो रहा है, और जब उसका टाइम आएगा एक्शन लेने का तो वो फटाक से एक्शन लेगा, मतलब वो रिएक्ट करेगा। तो ऐसी सिचुएशन है इस कैरेक्टर की। मैं बोलने को लेकर के उनसे लड़ता था कि मेरे डायलॉग नहीं है, बोला नहीं अगर मैं बुलवा दूंगा तो मेरा मकबूल ख़त्म हो जाएगा। तो वो सही कहते थे। अब मुझे रियलाइज़ होता है रिलीज़ के बाद कि वाकई वो कैरेक्टर अलग था और बहुत कुछ दिया उस कैरेक्टर ने, मुझे एक नाम दिया इंडस्ट्री में। उससे पहले मैंने कई बड़े बड़े कैरेक्टर, बड़ी बड़ी फिल्में की है, लेकिन वो चमत्कार, वो मैजिक पहले नहीं हुआ जो मिर्ज़ापुर ने किया। सबके साथ ऐसा हुआ, मिर्ज़ापुर ने अमर कर दिया सबको। सर जिस तरीके से आपने क्रिएट किया और जिस तरीके से इसका बज़ हुआ, बहुत ही काबिल तारीफ है, और आप ऐसे ही किरदार करते रहिए जी, मेरी ऐसी कोशिश रहेगी। और कीप एंटरटेनिंग अस। Thank you, दया भाई, आपको लगता है कि जब ऐसी फिल्म आती है द क्रिएटर, स्क्रीन स्पेस की हम बात करते हैं थिएटर्स में, तो कितना मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े बजट की जो फिल्में हैं पहले से स्क्रीन्स ले लेती हैं, और हमारे लिए ऐसी जो कंटेंट ड्रिवन, कई बार कंटेंट इज ए हीरो, वो फिल्में कई बार स्क्रीन स्पेस नहीं उनको मिल पाती है। तो क्या आपका टेक है इस पे? नहीं, ये बात तो सच है। मतलब जब बड़ी फिल्में रिलीज़ होती हैं तो सारी थिएटर्स बुकड हो जाते हैं, तो छोटी फिल्मों को कहीं भी स्क्वीज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो सही है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से सही है। आई मीन उनको दे रिक्वायर दैट मच ऑफ स्क्रीन्स, और उतनी ज़रूरत छोटी फिल्मों को नहीं होती। बट हमने वो हिसाब से ऐसा टाइम चुना है जहाँ पे यू हैव अ गुड स्पेस ऑफ 15 days टू अ मंथ, क्योंकि बीच में कहीं बड़ी फिल्में आ नहीं रही हैं, तो वी हैव टू चूज़ दोज डेट्स। तो हमने उस हिसाब से 26 मई को चूज़ किया है। और वैसे भी बॉलीवुड की फिल्में आजकल मतलब उतना जो बूम जो नॉर्मली होता है उतना है नहीं, तो राइट नाउ वी कांट बी चूजर्स, तो वी सिलेक्टेड दिस थिंग। बट ये है ऑब्वियस है कि व्हेन देयर इज अ बिग फिल्म, जब जहाज, बहुत बड़ा जहाज बगल से जाता है तो छोटी नाव थोड़ी डगमगा जाती है। राजेश जी, क्योंकि आपको लगता है कि अगर थिएटर्स पे स्क्रीन्स नहीं मिल रही है तो एक OTT एक बहुत बड़ा माध्यम है जहाँ पे आप उसको ग्लोबली दिखा सकते हैं, तो क्या इसको आप OTT पे, स्पेस पे भी लाने की सोच रहे हैं? हाँ, पहले हमने ट्राई किया था, लेकिन आज का जो इस तरह का माहौल है जी, OTT के लिए कुछ रूल्स बन गए होंगे शायद, कि पहले रिलीज़ करो उसके बाद OTT पे आइए। जी। तो मैंने सोचा कि अब रिलीज़ करना ही ज़रूरी है, और ये मैसेज मैं चाहता हूँ कि मैसेज पहुँचे। जी। तो इसीलिए मैंने एक रिस्क ले लिया। बड़ी मूवी के हम टिक पाएंगे नहीं, मेरी पहली मूवी है, लेकिन एक बात तो सही है कि हमारा जो स्क्रिप्ट है बहुत बड़ा हीरो भी है, और जिन लोगों ने काम किया है, जैसे दयानंद ने बहुत दिल से काम किया है, साजिद चौधरी, और हमारा जो राइटर डायरेक्टर है दिल लगा कर लिखा है, और ऐसे ही जैसे हार्ट से निकला वर्ड्स उसी तरह की बनी है, तो लोगों तक इफ़ेक्ट ज़रूर करेगी, मैं चाहता हूँ इस तरह। जैसे सर, आप अगर एक्टर नहीं होते, मुझे लगता है कि अभी स्पोर्ट्स में कंटिन्यू कर रहे होते अगर चोट नहीं लगती, बिकॉज इतने अच्छे आप डिस्क थ्रो और शॉर्ट पुट के खिलाड़ी रहे हैं। आपको लगता है जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं, आप न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, खिलाड़ी हमारे जंतर मंतर पे बैठे हैं, क्या आप सोचते हैं, क्योंकि सब गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सब ने इतना अच्छा किया है, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? सी, स्पोर्ट्स पर्सन होने से मैं गलत काम नहीं करूँगा कोई ज़रूरी नहीं है ना। जस्ट बिकॉज आई एम ए स्पोर्ट्समैन, मैंने किसी को मार दिया तो आई कांट एब्जॉल्व माई सेल्फ फ्रॉम दैट, मैं वहाँ से हट नहीं सकता, मैंने क्राइम तो किया है। तो ये जो टैग है कि स्पोर्ट्स पर्सन है, वो है नहीं। देश का कानून हर जगह पे लगेगा, पीछे का पॉलिटिक्स क्या है आई हैव नो आइडिया, सो आई विल बी द रॉन्ग पर्सन टू कमेंट ऑन इट। बट ये जो मैं सुन रहा हूँ कि स्पोर्ट्स पर्सन है, कितने स्पोर्ट्स पर्सन है, हमारे पान सिंह तोमर भी तो स्पोर्ट्स पर्सन ही थे सर, और उसके अलावा भी बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है जो आज जेल में है फॉर सम क्राइम और द अदर। तो ये जो अपने आप को वो जो क्लीन चिट देने वाला है कि मैं स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं कुछ भी नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट। रेस्ट उनका इंटरनल पॉलिटिक्स आई कांट कमेंट बिकॉज आई हैव नो आइडिया अबाउट इट कि अंदर क्या हो रहा है। अच्छा शाह जी, मुझे लगता है कि शाहरुख खान साहब के आप अभी पठान में रहे जी, मैं हूं ना में आप कह रहे हैं जी, लगता है कि कहीं ना कहीं जब पठान आई थी एक फेस्टिवल आया था और सबने सेलिब्रेट किया, थिएटर्स तक लोग जा रहे थे, फिर कुछ फिल्में आई थिएटर्स तक, फिर लोग कम हुए, फिर फिल्में आई, फिर थिएटर्स तक लोग पहुंचे। क्या सोचते हैं कि थिएटर्स तक क्यों ऑडियंस अभी नहीं पहुंच पा रही है?
क्या आप देखते हैं कि क्या कमी अभी कंटेंट को लेके है या क्या नाराज़गी हो सकती है? नहीं, वैसी तो ऑडियंस की कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन अगर कंटेंट आप अगर अच्छा देंगे, अच्छी फिल्में देंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि ऑडियंस थिएटर तक आएगी देखने के लिए। और ये पठान ने साबित किया कि काफ़ी लंबे अरसे बाद एक अच्छी फिल्म हमारे सिद्धार्थ सर डायरेक्टर ने, यशराज बैनर ने एक फिल्म दी। शाहरुख सर तो हमेशा से स्टार हैं और बहुत बड़े स्टार हैं, वो सच में वो दिल से भी स्टार हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और सारे पूरी टीम को साथ लेके चलना है उनका एक बहुत डाउन टू अर्थ रहना सेट पे, बहुत हार्ड वर्किंग वो हैं शुरू से। मतलब जैसे पठान में देखें कि जो उन्होंने सीन्स किए हैं वो अब से पहले हज़ारों बार कर चुके होंगे फिल्मों में, लेकिन फिर भी मेरा जो पूरा उनका जो कैरेक्टर था उनके साथ ही रहता हूँ मैं हमेशा। उनका जो सबसे सीनियर ऑफिसर हूँ रज़ा, तो मैंने देखा हर सीन में वो इतना मेहनत करते हैं, वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पहली बार कर रहे हैं। और जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते किसी भी शॉट से, सीन से, वो हटते नहीं हैं, बार बार ये कहते हैं कि वन मोर। तो ये एक इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी फिल्म साबित हुई है, एक वापस से एक एनर्जी दी है सारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को, सारी पूरी इंडस्ट्री को, कि बहुत ब्लॉकबस्टर हिट रही। तो मुझे नहीं लगता कि ऑडियंस को अगर आप अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छी फिल्म बना के देंगे, अच्छी कहानी देंगे, अच्छा मैसेज देंगे, जैसे हमारे राजू सर ने किया, गुरुजी ने एक अच्छे मैसेज के साथ फिल्म लेके आए हैं, तो डेफिनेटली ऑडियंस आप तक आएगी। पर आप उस तरह का कंटेंट तो दो, बट ज़्यादातर 90% फिल्में ऐसी देखते हैं हम कि उनका कोई मतलब ही नहीं होता, तो फिर कैसे ऑडियंस वहाँ आएगी? क्योंकि 500 रुपये का एक टिकट खरीद के कोई थिएटर में आ रहा है तो वो चाहता है कि कुछ एंटरटेन हो, कोई मैसेज हो और 3 घंटे उनके अच्छे निकले। तो ऐसा होगा तो डेफिनेटली ऑडियंस आएगी। दे सर, आप क्या सोचते हैं कि क्या कमी अभी हो? क्योंकि हम थिएटर्स में जाते थे कॉलेज में जब हम थे, वी वर सो यूज्ड टू गो टू थिएटर्स एंड वॉच मूवीज़। अभी क्या वजह हो सकती है कि व्हाट इज़ द रीज़न कि अभी चीज़ें उतनी नहीं हो पा रही हैं? सर कहीं ना तो कहीं एज अ व्यूअर मैं ये समझूंगा कि कंटेंट वाइज इट इज़ बिकम वेरी थोड़ा बैड पोजीशन पे आ गया है। कहीं ना तो कहीं ओरिजिनलिटी नहीं है। तो व्हेन यू सी अभी लेटेस्ट जो फिल्म्स जो भी रिलीज हुई हैं, कुछ फिल्में नो डाउट अच्छी बिजनेस भी हुई है, बट व्हेन यू सी द ओवरऑल कॉन्सेप्ट को कहीं लगता है कि यार ये उससे निकाला है या यहाँ से लिया है और परफॉर्मेंस है या नॉट अप टू द मार्क। वेयर एज आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ मलयालम फिल्म्स। इट्स कॉन्सेप्ट बेस्ड। आप फिल्में देख लो, कोई स्टार नहीं उसमें, अननोन एक्टर्स एंड व्हाट परफॉर्मेंस फिर भी चलती है, बहुत अच्छी चलती है। एंड आप ओटीटी पे देख लो, मेरे अंदर से जबरदस्त व्यूज हैं। मतलब मलयालम समझ में नहीं आता, हम सबटाइटल्स के साथ देखते हैं एंड वी सर्च फॉर न्यू कंटेंट्स ऑन मलयालम फिल्म्स। और दया सर बहुत बड़ा एग्जांपल वो है, अभी कंतारा एक फिल्म कन्नड़ फिल्म आई थी, दैट वाज वे बियॉन्ड। मतलब वो फिल्म तो कुछ और लेवल का था। मतलब मैंने व्हेन आई वेंट टू द थिएटर टू सी दैट फिल्म्स, सरदार बैठे थे जिनको तुलु समझ में नहीं आता था या कन्नड़ा समझ में नहीं आता था, वो बैठे एंड दे आर एंजॉयिंग द फिल्म। सो इट्स अ यूनिवर्सल मीडियम है फिल्म। मतलब जिसको नहीं भी समझ में आता वो समझ जाएगा इवन इफ देयर इज नो सबटाइटल्स, बट कंटेंट वो हो, वो समवेयर आई थिंक हिंदी फिल्म्स में इट्स लैकिंग। और पैंडेमिक के बाद आपको लगता है कि ऑडियंस भी बहुत स्मार्ट हो गई है? क्योंकि हमने कईयों से सवाल पूछा ये, और पैंडेमिक के बाद क्योंकि कोरियन भी बहुत देखा है लोगों ने, जो समझ नहीं रहे थे, चाइनीज देखे हैं। सबसे मेन रीजन सर, जैसे आपने मुझे अभी ये रेसलिंग के बारे में सवाल पूछा, मैं चाहता तो इसमें मैं बहुत कुछ बोल सकता था, बट मुझे पता नहीं, तो मैं अपना मुंह बंद रखूं वो बेटर है। तो आपको मुंह वहीं खोलना चाहिए जहाँ पे आपका काम है। मैं इस फ्रेटर्निटी से हूँ, मुझे यहीं पे मुंह खोलना चाहिए। इसके अलावा मैं दुनिया भर का अगर मैं पॉलिटिक्स करूँ ना, तो दुनिया में भी 50% इस तरफ है, 50% इस तरफ है, तो वो लोग भी बढ़ जाते हैं, यार ये तो मेरे खिलाफ बोल रहा है, बिकॉज उसका एक आइडियोलॉजी है, है ना। दोनों साइड के आइडियोलॉजीज हैं, तो आप एक आइडियोलॉजी को सपोर्ट करेंगे तो दूसरा हर्ट होता है, तो बोलेगा यार ये उस वाला है, ये इस वाला है, तो ये यहाँ पे बढ़ गए अभी। और कंटेंट वैसे ही नहीं था, तो सोने पे सुहागा हो गया। तो वो एक अजीब सा हेट्रेड सा हो गया, पता नहीं क्यों। आप जनरल पब्लिक से बात करते हैं तो देयर इज वो जो एफेक्शन होता था कि मेरे स्टार्स हैं, मेरे एक्टर्स हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ, वो कहीं ना तो कहीं इट इज कमिंग डाउन। और शायद वो हमने ही किया है, क्योंकि हमको वहीं मुंह खोलना चाहिए जहाँ ज़रूरत है। मैं फिल्म के बारे में बात करूँ, फिल्म के मैं इधर उधर की बात करूँ, वो मतलब भटक जाते हैं हम लोग। सर राजेश जी, क्योंकि फिल्म एक अच्छे मैसेज के साथ है और नाम है द क्रिएटर, एंड यू हैव क्रिएटेड सो मेनी गुड एक्टर्स इन इट, और जिस तरीके से आपने किरदार दिए हैं, एक मैसेज है। क्या लगता है आपको इस फिल्म को अगर एक लेमैन तक, एक आम आदमी तक पहुँचे एक अच्छे मैसेज के साथ, थिएटर्स के अलावा कुछ ऐसी स्पेशल टिकट प्राइसिंग आप कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं
लोग फर्स्ट डे फर्स्ट शो 100 रुपीज़ या फुल डे 100 रुपीज़ की टिकट रख लेते हैं, या टैक्स फ्री हो जाती है तो थोड़ा उसमें आराम मिलता है। कुछ ऐसी स्पेशल स्ट्रेटजीज आपने अपनी इस फिल्म के लिए रखी है? अभी तो मैसेज के लिए हमने सोचा है जी। पहले तो मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, सारे पब्लिक के अंदर ये बात है, आप चाहते हैं कि मजहब धर्म जात बात के नाम हिंसा हो? बिल्कुल, देखो ही नहीं पूरी दुनिया यास, तो यही मैसेज हर इंसान के दिल में है, लेकिन निकालते नहीं बाहर। तो मैं निकला हूँ मैसेज देने के लिए कि आइए मिलकर नई दुनिया बनाए, और ये मजहब जात भात धर्म में इंसान नफरत क्यों कर रहे, आने वाली पीढ़ी को आप क्या यही सिखाओगे क्या? तो मेरा आध्यात्मिक ज्ञान है, मैं निकाल रहा हूँ सबको, और जुड़ जाइए एक विषय धर्म में। तो ये पहला मेरा एक सोच है। देखो कुदरत चाहे क्या होगा आगे, क्योंकि सारे मजहब वाले हटकर तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि इसने जितना पढ़ा है वही समझेगा। तो ये धर्म वाले को पहले लगेगा कि ये कौन सा धर्म वाले आ गए भाई कि मुझे ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। तो सारे धर्म वाले जितने भी धर्म गुरु, मैं तो चैलेंज करता हूँ कि हमने साबित किया, आओ बैठो देखो धर्म कहीं नहीं है, आप जो पढ़ा है सुना है वही सिखा रहे, उसमें तो नफरत हिंसा हो रही है और लोग नशे में घूमने लगे धर्म के नाम की वजह से। मुझे अमन चाहिए, प्यार चाहिए, शांति चाहिए। उसके अलावा रियल जो है आध्यात्मिक में क्या हमारा रिसर्च क्या है, श्वास और जीव के बीच जो हमारा चल रहा है उसका ही ध्यान होना चाहिए, वो पहला ज्ञान है। दूसरा, हम कर्म के अधीन है, उसके दंड से मुक्त करना है, तो उसके लिए ये भजन सत्संग है। ये आध्यात्मिक ज्ञान क्या, किसी को दिखाना, पूजाना, पैसा लेना, धर्म का प्रचार करना, उसे धंधा बनाना, ये ज्ञान नहीं है। तो उसके लिए मैं निकला हूँ। कितने भी धर्मगुरु और जो भी कहना चाहे एक बार मूवी देख ले कि हमने सत्य बात दिखाने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है राजेश जी ने सीधा चैलेंज ये किया है, जिन धर्म के नाम पे जिन लोगों ने अपनी दुकान खोली है, शटर डाउन आप नहीं, दुनिया बंद करेगी ये तो मैं कैसे कर पाऊंगा। फिल्म में मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि किसी धर्म को ऊंचा नीचा दिखाया गया है, वो नहीं है, खाली सच का साथ दिया, एक सत्य दिखाया गया है। तो किसी भी ऐसे रिलीजन को ऐसा नहीं कि किसी के साथ भेदभाव किया है, किसी को ऊंचा या नीचा दिखाया है, ऐसी कोई बात ही नहीं है फिल्म में मेरे हिसाब से। और नहीं, फिल्म में हमने किसी को किसी मजहब या धर्म के बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन धर्म नहीं है, ये एक सोचने जैसे तो बात है ना। यस सर, क्योंकि फिल्म बेहतरीन है, ट्रेलर बेहतरीन है, फिल्म उससे भी बेहतरीन होगी। कहते हैं ना एक डायलॉग है, ये तो अभी ट्रेलर था, फिल्म तो अभी बाकी है। थैंक यू सर, अगर आपको पसंद आया तो मतलब यस। और देखिए बहुत क्योंकि बहुत कम चीज़ें हम देखते हैं कंटेंट ड्रिवन होती है। अब जैसे OTT ने अगर किसी को स्टार बनाया है, वो कंटेंट को बनाया है, किसी में इन्वेस्टमेंट किया है तो कंटेंट में किया है। कंटेंट ही इज़ द रियल की। और जिस तरीके से हम आपके इस ट्रेलर से अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, या भाई जाते जाते, बिकॉज एक स्पेशल फिल्म है और स्पेशल मैसेज के साथ है, और आप सब इतने स्पेशल किरदारों के साथ हमारे समक्ष आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे अपनी स्पेशल फैंस और अपनी स्पेशल ऑडियंस को? फैंस के लिए यही कि 26 मई को फिल्म रिलीज़ हो रही है, तो आपके आसपास के थिएटर में जाके देखिए फिल्म। ट्रेलर में शायद थोड़ा ऐसा कंट्रोवर्शियल लगेगा, पर ऐसा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने जैसे कुछ है नहीं इसमें। मज़हब से उठकर बात करने की कोशिश की है। प्यार, अमन, चैन ये हर जगह रहें। हम लोग जो सोसाइटी, एक ही सोसाइटी में रहते हैं, एक बहुत बड़ा, हम पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा विश्व एक सोसाइटी हमारे लिए। तो हर कोई अमन चैन से रहें, और जो थोड़े बहुत लोग जो अपने पर्सनल मोटिव्स के लिए जो अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, उसके बहकावे में ना आए, यही हम मैसेज देना चाहते हैं इस फिल्म के ज़रिए। आप इसे देखें थिएटर्स में 26 में। थैंक यू। और मैं आपके चैनल न्यूज़ नेशन के द्वारा सभी जनता से अपील करता हूं कि मेरे जो गुरुजी हैं, प्रोड्यूसर है फिल्म के, राजेश कराटे जी, इनके विचार, और डायरेक्टर हैं प्रवीण हिंगोनिया जी, उन्होंने इनके विचारों को फिल्म में दिखाया है। तो आप सबसे अपील है मेरी भी कि 26 मई को फिल्म रिलीज़ है आपके नज़दीकी सिनेमा हॉल में, आप जाके देखें। हम सब ने बहुत मेहनत की है और आई होप कि आपको पसंद आएगी और इस मैसेज को पूरी दुनिया में फैलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। जो आपने मेहनत की है सर, वो ज़रूर रंग लाएगी, और दिन भी बहुत ज़्यादा नहीं बचे हैं जी। एक्साइटमेंट भी होगा, नर्वसनेस भी होगी, लेकिन अगर हीरोइन होती तो हम बटरफ्लाई इन द स्टमक हम बोल देते लेकिन बहुत एक्साइटिंग ट्रेलर्स है और फिल्म उससे भी ज़्यादा एक्साइटेड होगी। लेकिन अभी क्या करना है आपको जाना है, टिकट्स बुक करनी है, और जिस स्पेशल मैसेज के साथ दिया भाई और शाजी भाई आ रहे हैं, बहुत और भी किरदार है जो आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे। सभी ने बहुत मेहनत की, एक स्पेशल मैसेज। जब आप फिल्म देखेंगे तो जब बाहर आएंगे एक स्पेशल मैसेज के साथ आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।